प्यारे बच्चों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके सामने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा सीए, सीएमए और सीएस प्रोफेशनल कोर्स की। 12th के बाद बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कोर्स बेहतर है। सीए कोर्स बेहतर है, सीएमए कोर्स बेहतर है या सीएस कोर्स बेहतर है। तो मैं बच्चों से हमेशा कहते आया हूं कि ये मत सोचिए कि सीए बढ़िया है या सीएमए बढ़िया है या सीएस बढ़िया है। क्वेश्चन को दूसरे रूप से देखिए, आपके लिए क्या बढ़िया है। आपके लिए सीए बढ़िया है, आपके लिए सीएमए बढ़िया है, आपके लिए सीएस बढ़िया है। आपके पास पढ़ाई को लेके काफी सफिशिएंट टाइम है, आपको थ्योरी में इंटरेस्ट ज्यादा है, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा बेहतर है। तो इन स्थितियों में यह डिसाइड करना कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपके लिए सीए बेहतर है, सीएमए बेहतर है या सीएस बेहतर है। क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों प्रोफेशनल कोर्स शानदार है। तो यह जानने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि सीए बढ़िया है या सीएमए बढ़िया है या सीएस बढ़िया है। यह जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपके लिए सीए बढ़िया है या सीएमए बढ़िया है या सीएस बढ़िया है। क्योंकि तीनों प्रोफेशनल कोर्स शानदार है बच्चों। तो 12th अगर आप किए हो साइंस से या कॉमर्स से, चाहे आप 12th किए हो साइंस से या कॉमर्स से, दोनों ही स्थिति में आप सीए, सीएमए, सीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो साइंस वाले बच्चे भी जो 12th में 11 12th में साइंस से 12th पास किए हैं, वो बच्चे भी सीए, सीएमए, सीएस में अपना भविष्य बना सकते हैं। तो 12th के बाद बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। इसीलिए ये जो हम आपके सामने रखे हैं कि 12th के बाद बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 12th के बाद क्या करें। सीए करें, सीएमए करें या सीएस करें, है ना। ये तीनों प्रोफेशनल कोर्स है, सीए, सीएमए, सीएस। सीए इंस्टीट्यूट का नाम हो गया आईसीआई, सीएमए इंस्टीट्यूट का नाम हो गया आईसीएमएआई और सीएस इंस्टीट्यूट का नाम हो गया आईसीएसआई। तो तीनों में से बेहतर कौन है और हमारे लिए सबसे सुटेबल कौन सा रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं, तीनों बेहतर है। आप ये देखिए आपके लिए बढ़िया कौन सा है। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट, आपका इंटरेस्ट थ्योरी में है, आपका इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास सफिशिएंट बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, किसमें कम टाइम लगता है, किसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ना होता है, किसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रहता है। यह सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्चुअली रहेगा, जिससे सीए, सीएमए, सीएस को लेके सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहने दिया जाएगा। इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो जो आज कंफ्यूजन है ना आपके पास कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके पास बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। आप बिल्कुल ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, सीए बेहतर है या सीएमए बेहतर है या सीएस बेहतर है। तो चलो हम लोग डिटेल में समझते हैं। हम आपको स्टेप दर स्टेप एक एक चीज आपके सामने रखेंगे।
कैसे कैसे हमारा स्टेप तय हुआ है, हम तय किए हैं, जो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जैसे सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो मेन बेनिफिट्स, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, तो भैया सीए का मेन बेनिफिट्स क्या है, सीएमए का मेन बेनिफिट्स क्या है, सीएस का मेन बेनिफिट्स क्या है, और उसके बाद प्रोसीजर एंड आर्टिकलशिप का बात किया जाएगा कि क्या प्रक्रिया है सीए बनने की, क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस है सीएमए बनने का, क्या प्रोसेस है सीएस बनने का, और आर्टिकलशिप जिसमें बच्चा लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, उस पे हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। तीसरा स्टेप जो है वो है आपका सिलेबस, कि क्या सिलेबस रहता है ना, फाउंडेशन में क्या पढ़ना होता है, इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना होता है, फाइनल में क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पेपर का नाम होता है, ये सारा हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, जो टॉप महारत्नम कंपनी है, जो नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी नवरत्न कंपनियां हैं, जो बिग फोर है, बिग फोर फर्म जो है, जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके सेक्टर वाइज हम लोग जॉब प्रोफाइल भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके लिए जो आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, सैलरी क्या मिलने वाला है, कितना पैकेज रहने वाला है, सीए का, सीएमए का, सीएस का, इसमें भी सेक्टर वाइज देखेंगे। कैंपस प्लेसमेंट को फोकस में रखते हुए हम आपको सैलरी के विषय में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जनरल इंफॉर्मेशन, तो कुछ जनरल चीजें, जैसे विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके लिए कितने सीए चाहिए, कितने सीएमए चाहिए, कितने सीएस चाहिए, इसमें कितना आपका ब्राइट फ्यूचर है, ये सब पे हम लोग डिटेल में एक एक स्टेप का डिस्कशन करेंगे। तो जो मेन बेनिफिट्स है वो पहला स्टेप रहेगा। तो हम सबसे पहले आपको सीए का मेन बेनिफिट्स बताएंगे, उसके बाद उसका प्रोसीजर और आर्टिकलशिप बताएंगे, और उसका सिलेबस बताएंगे। फिर सीएमए का हम आपको मेन बेनिफिट्स बताएंगे, प्रोसीजर एंड आर्टिकलशिप बताएंगे, और सिलेबस बताएंगे। सेम सीएस में भी ये तीनों स्टेप पहले फॉलो करेंगे। उसके बाद जब बात आएगी जॉब प्रोफाइल की, जब बात आएगी सैलरी की, और जब बात आएगी जनरल इंफॉर्मेशन की, तीनों का बात एक ही जगह पे करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग चलें पहला स्टेप पर, जिसका नाम है मेन बेनिफिट्स। मेन बेनिफिट्स क्या है सीए बनने का, सीएमए बनने का और सीएस बनने का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, सीए का, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो चलिए सीए के विषय में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ लिख के चार्टर अकाउंटेंट बनता है, तो क्या मेन बेनिफिट्स है इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है, आप जब सीए बनिएगा तो क्या होगा लाइफ में चेंज। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाई सैलरी, तो सैलरी का बात हम लोग डिटेल में सैलरी वाले स्टेप में करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसका सैलरी जो होता है वो हाई रहता है। आप अगर फ्रेशर लेवल पे हैं, आपका एक्सपीरियंस 10 साल तक का हो चुका है, आपका एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज्यादा का हो चुका है ना, तो इस पर डिपेंड करता है आपका सैलरी।
तो बात करें अगर हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, तो सीए के अंदर बिल्कुल हाई सैलरी देखने को मिलता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने को मिलता है। सैलरी हाई रहेगी तो लाइफ में आप सिक्योर रहेंगे, फ्यूचर की चिंताओं से आप जो अनसर्टेनिटीज होता है लाइफ में उसको आप सही से टैकल कर पाएंगे। तो ये मेन बेनिफिट में हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो एक सैलरी का ऑन एवरेज, सीए का ऑन एवरेज सैलरी जो होता है वो 12 लाख। आप अगर 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस रखिएगा तो लगभग वो 20 से 25 लाख 35 लाख तक जाता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो भारत में ऐसे सीए हैं जो 1.5 करोड़ का पैकेज लेते हैं बाबू। तो हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। दूसरा है जॉब स्टेबिलिटी एंड रिसेशन प्रूफ। जॉब स्टेबल होता है बाबू। मार्केट में मंदी आता है, मार्केट में बूम फेज रहता है, दोनों सिचुएशन में सीए का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। रिसेशन में भी और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है चार्टर अकाउंटेंट का। जब मंदी का दौर आता है तो उस समय और सीए का रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहती है, सही डिसीजन मेकिंग करना चाहती है, उन सब में चार्टर अकाउंटेंट जो है वो मेन रोल अदा करता है। उसके बाद बात करें अगर प्रैक्टिस, एक चार्टर अकाउंटेंट जॉब भी कर सकता है और अपना फर्म भी खोल सकता है। इंडिविजुअली आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्लाइंट्स को जो ऑडिट की सर्विसेज हैं, जो टैक्सेशन का सर्विसेज है, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्विसेज है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, ये सारा काम कीजिए। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ काम, जीएसटी से जुड़ा हुआ काम। तो आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करने का मन नहीं है तो अपना फर्म खोलिए और उसमें अपना क्लाइंट को सर्विसेज दीजिए। और जॉब में तो सैलरी चलो फिक्स होती है, फर्म में तो आप कितना कमाओगे इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के रूप में भी आप सीए हो, अब इंडिविजुअली अपना इंडिविजुअल फर्म चला रहे हो, या हो सकता है 2-3-4 सीए मिलके आप फर्म खोलो, है ना, या किसी बड़े फर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपकी काबिलियत के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे किसी बड़े फर्म के अंदर आप पार्टनर बन जाइए, तो उसमें आपको सैलरी भी मिलेगा एज ए पार्टनर और उसके बाद आपको उसके पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगा। तो काफी ब्राइट फ्यूचर है। आप जॉब भी कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वर्सेटाइल कैरियर रोल्स है। तो अब ये देखिए ही कि एक तो जॉब भी कर सकते हैं, दूसरा आप फर्म भी खोल सकते हैं। तो जॉब के अंदर आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी काम किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम, फाइनेंशियल एडवाइजर, किसी को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, एडवाइजर का काम, जीएसटी एक्सपर्ट का काम, किसी कंपनी में अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो एक एक्सपीरियंस्ड सीए सीएफओ के पोस्ट तक बिल्कुल जा सकता है, डायरेक्टर के पोस्ट पे जा सकता है किसी भी कंपनी के अंदर। उसके बाद बात करें अगर हाई सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट, 5वां पॉइंट, हाई सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। एक चार्टर अकाउंटेंट का जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट होता है वो हाई रहता है। आप सीए बनिएगा, अपने सोसाइटी में जाइएगा, अपनी एक अलग पहचान एस्टेब्लिश कीजिएगा, क्योंकि सब लोगों को चाहिए समाज में, अपने समाज में उसकी अपनी अलग पहचान हो। तो एक सीए प्रोफेशन करने वाले के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उस समाज में अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पेश कर पाता है। तो ये तो मेन बेनिफिट्स है। और हम अगर बात करें मेन बेनिफिट्स की, तो चाहे सीए है
चाहे सीएमए है, चाहे सीएस है, तीनों में ये बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे स्टेप की, जिस स्टेप के अंदर हम लोग बात करेंगे जो एज ए स्टूडेंट आपके लिए सबसे जरूरी चीज हो जाता है कि प्रोसेस क्या है, सीए बनने का प्रोसेस क्या है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट का बनने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोसेस है, प्रक्रिया, कि चार्टर अकाउंटेंट बनने का प्रक्रिया क्या है। सीए बनने के अगर बात की जाए एंट्री की, कि कैसे आप सीए कोर्स में एंट्री करते हैं, तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है फाउंडेशन एंट्री, माने फाउंडेशन के थ्रू एंट्री, मतलब सीए फाउंडेशन एग्जाम होता है, उसको दीजिए और एंट्री लीजिए। और एक होता है डायरेक्ट एंट्री, मतलब फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में चले आइए। तब कोई सोचेगा क्या कि भाई डायरेक्ट एंट्री कर लें, फाउंडेशन देने का लफड़ा क्यों रखें। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए जरूरी है, मतलब डायरेक्ट एंट्री से आप फाउंडेशन एग्जाम देने से तो बच गए, लेकिन आप सीए इंटर का जो एग्जाम देंगे ग्रेजुएशन के बाद देंगे, और फाउंडेशन तो आप 12th के जस्ट बाद कर सकते हैं, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप फाउंडेशन ना देना पड़े इसके लिए 12th के 3-4 साल वेट कीजिए, तब आप सीए इंटरमीडिएट दीजिए, उतने साल में तो आप बन सकते हैं सीए। हाँ, जो मान लो 12th में डिसाइड नहीं कर पाया, 12th के बाद 2-3 साल डिसाइड नहीं कर पाया, कहीं खोया रहा, अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, या ग्रेजुएशन हो चुका है, या मास्टर डिग्री कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि नहीं भाई सीए करते हैं, तो बिल्कुल वो डायरेक्ट एंट्री लीजिए, उनको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 12th में जो 12th का एग्जाम दिए हैं वो तो बिल्कुल फाउंडेशन रूट से उनको जाना चाहिए, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि डायरेक्ट एंट्री लेंगे, ग्रेजुएशन हो जाने दो 3 साल 4 साल, इसमें काफी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। जरूरी है कि सही समय पे सही डिसीजन लिया जाए। तो चलिए समझते हैं एंट्री रूट्स को। तो दो एंट्री रूट्स है जैसा हम आपको बताए, एक आपका हो गया फाउंडेशन रूट और एक हो गया आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट में सबसे पहला लेवल जो एग्जाम का होगा वो है सीए फाउंडेशन का एग्जाम। सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम आप कब दे सकते हैं? ये एग्जाम आप 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं। क्या 12th के का रिजल्ट आ जाए उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, 12th एग्जाम हो गया, आपके पास एडमिट कार्ड है, उसी एडमिट कार्ड से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और मई अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको अगर जानकारी हो तो अब सीए फाउंडेशन साल में 3 बार होता है, एक जनवरी में होता है, एक मई में होता है और एक सितंबर में होता है। तो सितंबर अटेम्प्ट जो है वो तो 12th रिजल्ट हो गया तब दीजिए। अगर आप 12th में ही रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं सीए फाउंडेशन का, जिस है ना, उस पर चर्चा करेंगे अभी, तो 12th मेनली हम यहां बताना चाह रहे हैं कि जनरली बच्चा के दिमाग में यह होता है कि 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सीए फाउंडेशन दे सकते हैं। नहीं बच्चों, 12th का एडमिट कार्ड आपके पास है, 12th का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, आराम से मई अटेम्प्ट में, क्योंकि 12th का एग्जाम जनरली फरवरी मार्च में होता है, आप आराम से मई अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
तो ध्यान से समझो, अगर बात करें कि सीए फाउंडेशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, जनरली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन लीजिएगा ऑनलाइन तो कब ले सकते हैं? आफ्टर 10th क्लास ही। 10th एग्जाम दे दिए, उसका रिजल्ट आ गया, 10th का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एग्जाम आप 12th के एग्जाम के बाद दे सकते हैं सीए फाउंडेशन का, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद ही ले सकते हैं। इसलिए हम यहां पे पेसिंग कॉमर्स क्लासेस के अंदर 11th से ही सीए, सीएमए, सीएस तीनों का तैयारी शुरू करवाते हैं, क्योंकि 10th के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रोविजनली आप रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास स्टडी मटेरियल वगैरह आ गया, आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फी पे करते हैं, आपका बुक आ जाता है, आप उसी समय से मतलब 11th 12th में ही आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं सीए का, और करना भी चाहिए। तो 10th के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एग्जाम आप दीजिएगा 12th के एग्जाम के बाद। सीए फाउंडेशन का एग्जाम कब दीजिएगा? 12th एग्जाम के बाद। रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर श्योर हैं कि आपका 12th का रिजल्ट हो जाएगा, है ना, आप इतनी अच्छी पढ़ाई की 11th 12th में, तो आप बिंदास फाउंडेशन एग्जाम दे दिए। तो फरवरी मार्च में जैसे हुआ आपका 12th का एग्जाम, तो आप आराम से मैं अटेम्प्ट लीजिए। ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए कि 12th का रिजल्ट के बाद ही दे सकते हैं। नहीं, 12th का एडमिट कार्ड है, आप उसको सबमिट करके आप एग्जाम फॉर्म भर के मैं अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिससे आपका काफी समय बचता है। और इस एज में टाइम का जो इंपॉर्टेंस है, दूसरे किसी और चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है। जितने कम समय में आप सीए बनिए, जितने कम एज में आप सीए बनिए, जितने कम एज में आप सीएमए बनिए, जितने कम एज में आप सीएस बनिए, उतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार जब आप फाउंडेशन एग्जाम दिए और आप क्वालिफाई कर गए, तो आप सीधे सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लीजिए। फाउंडेशन के बाद सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। थोड़ा सा हम आपको इसका सिलेबस भी साथ साथ लेके चलते हैं, कि बात सही रहेगा, क्लियर रहेगा। सीए फाउंडेशन का जैसे भी बात किए हम, 4 पेपर होता है इसके अंदर, अभी क्लियर कर लेते हैं। सीए फाउंडेशन में कितना पेपर होता है? 4 पेपर। पहला पेपर जो होता है वो है आपका अकाउंटिंग, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, मतलब सब्जेक्टिव। दूसरा पेपर बिजनेस लॉ, जो सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। और पेपर 3 और पेपर 4 जो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स का है, और चौथा पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये दोनों 2-2 घंटे का होता है, और एमसीक्यू होता है, और निगेटिव मार्क भी होता है, जो 0.25 करता है एक निगेटिव करने पे। तब क्लियर सुन लीजिए एक बार और। फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, पेपर 3, पेपर 4 ऑब्जेक्टिव होता है। जो सब्जेक्टिव होता है उसमें 3 घंटे का समय होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपका 2 घंटे का समय होता है। सब्जेक्टिव में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होता है। हर एक गलत पे 0.25 मार्क्स आपका कटता है। ओके जी, तो ये एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। और सीए इंटर में जब आप फाउंडेशन पास करते हैं और आप आ जाते हैं सीए इंटरमीडिएट में, सीए इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, तो सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है। फाउंडेशन पास किए, उसका रिजल्ट आया, और आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए।
दो ग्रुप होता है इसके अंदर, ग्रुप 1 ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। मतलब अगर कोई पूछे सीए इंटरमीडिएट के अंदर 6 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 में भी 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। हां, 30 और 70 रहता है। मतलब केस बेस्ड एमसीक्यू रहता है 30 मार्क्स का, और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है। 6 पेपर में भी ही ऐसा होता है बाबू। ओके, 30% केस बेस्ड एमसीक्यू और 70% आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल जवाब आपको देना पड़ता है। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। क्या सर हम पहले ग्रुप 1 दे देते हैं, पास कर जाते हैं, फिर ग्रुप 2 देते हैं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हैं, फिर ग्रुप 1 आप दे सकते हैं, फिर आप मतलब ग्रुप 1 दे दीजिए, ग्रुप 2 दे दीजिए, उसमें पास कर जाइए, फिर ग्रुप 1 दीजिए। ये आपका चॉइस है। लेकिन दोनों ग्रुप देना, आप चाहो तो 6 पेपर एक साथ दे सकते हो, चाहो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल ग्रुप दिए, ग्रुप 1 दिए पास किए, ग्रुप 2 दिए पास किए। नहीं तो आप 6 पेपर मतलब दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप देते हो तो आपका रैंक नहीं आता है। रैंक उन्हीं बच्चों का आ सकता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। आप दोनों ग्रुप दिए, अच्छा मार्क्स लाए, ऑल इंडिया रैंक में आ सकते हैं आप। अलग अलग ग्रुप दिए, बहुत बहुत अच्छा मार्क्स लाए, क्योंकि एक ग्रुप दिए फिर दूसरा ग्रुप दिए, एक ग्रुप पास किए फिर दूसरा ग्रुप पास किए, बाद में अगला अटेम्प्ट में आपका रैंक नहीं आना है। रैंक तभी आना है जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। तो वो इंडिविजुअल चॉइस है बाबू। कोई बच्चा बहुत ज्यादा मेहनती है ना, वो संभाल सकता है, वो बिल्कुल दोनों ग्रुप दे, मतलब 6 पेपर एक साथ दे। और नहीं तो फिर आराम से आप 3-3 पेपर करके एग्जाम दे सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के अंदर 300 का हो गया, हर पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। 300 मार्क्स हो गया एक ग्रुप का, दूसरा ग्रुप का 300, 600। हर पेपर में 40% या उससे ज्यादा आना चाहिए, और एग्रीगेट होकर के 50% हो जाना चाहिए। मतलब किसी में 40 आया, किसी में 60 आया, जोड़ के 50% हो गया एवरेज करके, आप पास हो जाइएगा। अगर 6 पेपर में 300 मार्क्स एग्रीगेट होके आ गया तो आप क्या हैं, एग्जाम पास है। एक पेपर में 40% से कम नहीं आएगा। अगर 40% से कम आ गया तो फिर आपका ग्रुप अटक गया। अगर एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं तो 300 का एग्जाम होगा, 3 पेपर 300 का एग्जाम, 150 एग्रीगेट होके होना चाहिए। और फिर अगर बात करें ग्रुप 2 में 3 पेपर 300 का एग्जाम, 150 आया, पास कर गए। हर किसी इंडिविजुअल पेपर की बात करें 40% से कम नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट होके मैंने जोड़ करके 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन में भी यही बात होता है। तो ये बात हम कह दे रहे वापस, फाउंडेशन के अंदर भी 4 पेपर 400 का एग्जाम, हर पेपर में कम से कम 40% आना चाहिए, एग्रीगेट होके 200 आना चाहिए। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी। अब बहुत सारा बच्चा को लेके ये रहता है कि अगर किसी पेपर में एग्जाम्शन हो गया, मान लो कोई पेपर आपका एग्जाम्प्ट कर गया, एग्जाम्प्ट करने का मतलब 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ गया, और किसी पेपर में मार्क्स कम आया जिससे ग्रुप नहीं निकल पाया। मान लीजिए कोई बच्चा ग्रुप 1 दे रहा है, उसका पेपर 1 के अंदर 60-65 मार्क्स आ गया, लेकिन पेपर 2 में मान लो वो अटक गया, और पेपर 3 में भी मान लो अटक गया। तो क्योंकि इसमें 60 या उससे ज्यादा मार्क्स है, इस पेपर का एग्जाम्शन मिल जाता है। तो आगे आने वाले 3 अटेम्प्ट में, आगे आने वाले
3 अटेम्प्ट में आपको यह पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 60 प्लस आ चुका है। सिर्फ आपको अगर ग्रुप 1 ही दे रहे हो तो आपको यही दोनों पेपर देने की जरूरत है, और दोनों मिला के एग्रीगेट होकर 50% होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे अगले 3 अटेम्प्ट तक एग्जाम्शन मिलता है। आपके बच्चा मान लो 3 अटेम्प्ट तक पास ही नहीं किया, ये पेपर्स निकाल ही नहीं पाया, तो अगर नहीं निकाल पाया तो उसका एग्जाम्शन खत्म हो जाएगा, फिर आप तीनों पेपर दीजिए। या चाहते कि आपका परमानेंट एग्जाम्शन बना रहे, तो फिर आपको 50-50% लाना ही होता है, एग्रीगेट होके नहीं। इंडिविजुअल हर पेपर में 50-50% होना चाहिए। मतलब एग्जाम्शन परमानेंट भी हो सकता है, मतलब एक पेपर में आप अगर 60 प्लस ले आए तो वो एग्जाम्ट रहेगा। दो अगर मान लो 6 पेपर दे रहा है, किसी को 3 पेपर में 60 प्लस है, तीनों पेपर आपको कभी नहीं देना है, बिल्कुल कभी मत दीजिए। लेकिन बचे 3 पेपर में अब एग्रीगेट होके आपको करना पड़ेगा कितना, 50%। एग्रीगेट होके नहीं चाहिए, इंडिविजुअली 50% होना पड़ेगा। और अगर पहला 3 अटेम्प्ट की बात करिए, एग्जाम्शन आया पहला 3 अटेम्प्ट में एग्रीगेट होके है, या एग्रीगेट होके 50 हो जाए, या इंडिविजुअली 40, किसी में 60 आया, एग्रीगेट होके अपना आ गया 50%। अगर परमानेंट एग्जाम्शन का चाहते हैं, 3 साल के बाद भी चाहते हैं कि आपका पेपर वो एग्जाम्प्ट में ही रहे, तो आपको कितना लाना पड़ेगा हर पेपर में, 50 प्लस, तभी आपको पास 50% या उससे ज्यादा, तभी आपको पास माना जाएगा। तो ये है सीए इंटरमीडिएट, है ना। सीए इंटरमीडिएट के अंदर पेपर क्या है, नाम देख सकते हैं आप, एडवांस अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, टैक्सेशन है, इनकम टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है। पेपर 4 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पेपर 5 में ऑडिटिंग एंड इथिक्स है। ये सब पेपर का नाम है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो सब थोड़ा पेपर का नाम भी जान पाएंगे। जो अभी 11th-12th में बच्चे हैं वो थोड़ा कुछ पेपर का नाम समझ पाएंगे, कुछ पेपर को नाम नहीं समझ पाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टैटिक मैनेजमेंट है, एसएम है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना। तो ये 6 पेपर हो गया आपका सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद आ जाइए आप सीए फाइनल के अंदर। तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है, तो एक्चुअली फाइनल में जाने से पहले सीए इंटरमीडिएट के बाद अगला जो आपका काम है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि होता है कितने, 24 महीने का। ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। आपका सीए इंटरमीडिएट हो गया। सीए इंटरमीडिएट में आप पास कर गए, चाहे दोनों ग्रुप एक साथ देके पास किए या अलग अलग ग्रुप से पास किए, बाकी सारी बात हम आपको बताए। अब बात होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मतलब आपका सीए इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ है, आपको देना पड़ेगा ICITSS, मतलब ट्रेनिंग करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ICITSS। ये ट्रेनिंग होता है। इसमें 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके होता है जो 15 दिन का होता है, और एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है वो भी 15 दिन का होता है। टोटल 30 डेज हो गया, या 4 वीक बोल सकते हैं आप, 4 हफ्तों का हो गया टोटल। 15 दिन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और ओरिएंटेशन कोर्स कितना, ये भी 15 दिन का। और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको करना पड़ता है। तो ICITSS का जो ट्रेनिंग है, ये आर्टिकलशिप जो शुरू करेंगे आप 24 महीने का, उसके मतलब आप सीए इंटरमीडिएट निकालिए और ये ट्रेनिंग कीजिए, तब आप आर्टिकलशिप में आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। मतलब ये जो ICITSS है, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले।
इसमें भी एग्जाम रहता है, ऑनलाइन सब एग्जाम होता है, सारा ऑनलाइन ही कोर्स होता है, 6 घंटे का एक दिन में आपको करना पड़ता है, उस तरह से आवर्स में होता है। इसमें मेन चीज है एक्चुअली अटेंडेंस, 90% अटेंडेंस करना पड़ता है मिनिमम। ये कोर्स हमेशा आते रहता है, आप ऑनलाइन जाके अपना स्लॉट चुनिए, एग्जाम दीजिए, ये चलते रहता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मिनिमम आपको 50 लाना होता है। मेनली इसमें यह है कि 90 आवर का आपको अटेंडेंस पुराना होता है, 90% अटेंडेंस होना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार ये कर लिए तो अब आर्टिकलशिप में आ गए। आर्टिकलशिप शुरू हो गया। अब आर्टिकलशिप जो होता है 24 महीने का होता है। किसी सीए फर्म के अंदर जो आप आर्टिकलशिप करते हैं, किसी सीए फर्म के अंदर आप जो आर्टिकलशिप करते हैं, आप चाहें तो 24 महीना किसी फर्म में ही आर्टिकलशिप करिए, लेकिन आप चाहते हैं किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट हाउस में आर्टिकलशिप करना, वो पहला 1 साल आप नहीं कर सकते। 1 साल के बाद वाले साल में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आर्टिकलशिप कर सकते हैं। जो 9 से 12 महीने का होगा वो लास्ट वाला 9 से 12 महीना होगा। ठीक है, मतलब आप आर्टिकलशिप करिए, सीए फर्म में जाइए, आप 24 महीना बिल्कुल आप आर्टिकलशिप कीजिए, सीए फर्म में कीजिए। आपको मन है कि नहीं हम 12 महीना सीए फर्म में करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेंगे, किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाके कर लेंगे, तो बिल्कुल 12 से 9 महीना, लास्ट वाला 12 से 9 महीना, 24 महीना में लास्ट वाला 12 से 9 महीना आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जैसे अगर आप किसी सीए फर्म में ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो पेमेंट मिलता है 4, 5, 6 हजार इस तरह से मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर आपको 15,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों का अपना चॉइस है, वो किस तरह से अपना आर्टिकलशिप करते हैं। और एक बार जब 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया, 2 साल का आर्टिकलशिप क्या हो गया आपका कंप्लीट, तो फिर अगला जो ट्रेनिंग है वो है AICITSS। पहले क्या था ICITSS, अब है AICITSS, एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। माने 24 महीने का ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद ये करना होता है। 24 मंथ के आर्टिकलशिप के बाद आप AICITSS जो है एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने एडवांस आईटी हो गया, एंड मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल MCS हो गया। यहां पे भी 2 चीज दिख रहा है आपको, एडवांस आईटी ये 15 दिन का, और MCS ये भी 15 दिन का। और ये कब होगा आर्टिकलशिप कंप्लीट के बाद, और इसका भी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 40 मिनिमम, और मतलब आपका जो यहां पे एग्जाम होगा 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% करना होता है, मिनिमम 40% करना होगा पास होने के लिए। तो ये हो गया AICITSS एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है बाबू। आप घर बैठे टेस्ट दीजिए, ठीक है, और आपको
100 में से कम 40 मार्क्स आना है। निगेटिव मार्क नहीं रहता इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसके अंदर भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। निगेटिव मार्किंग सिर्फ सीए फाउंडेशन में ही होता है ना, बाकी कहीं पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया और ये हमारा ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया है ना। एक ट्रेनिंग ये आर्टिकलशिप से पहले और ये ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के बाद, फिर आप फिर आप सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन जब लेते हैं उसके साथ आपका सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एसपीओएम में भी रजिस्ट्रेशन होता है। सीए फाइनल के साथ एसपीओएम में भी रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये एसपीओएम क्या है? सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, एसपीओएम। और ये कब करना होता है? तो सीए फाइनल के दौरान ही ये करना होता है। एसपीओएम, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये सीए फाइनल जर्नी के अंदर होता है। ये 120 घंटे का होता है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी करके। सेट ए 40 घंटे का होता है ट्रेनिंग, सेट बी होता है 40 घंटे का, सेट सी होता है 20 घंटे का, सेट डी होता है 20 घंटे का, टोटल 120 घंटे का होता है ना। सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन ये फाइनल के दौरान ही करना पड़ता है और फाइनल एग्जाम देने से पहले ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है 4 सेट होता है, एबीसीडी 120 घंटे का होता है। और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इसके अंदर आता है, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू का इसमें एग्जाम होता है और कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो पहला ट्रेनिंग में 40% मिनिमम, सेकेंड वाले में, एडवांस वाले में भी 40% और इसमें लेकिन 50% होना पड़ेगा। आप जितना मर्जी उतना अटेम्प्ट ले सकते हैं और ये करना पड़ता है कब? फाइनल एग्जाम देने से पहले। ओके बच्चों, अब फाइनल में आपका 2 ग्रुप होता है। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर होता है, ग्रुप 4 में भी 3 पेपर होता है। प्रोसेस जो इंटरमीडिएट में होता है, एक एक ग्रुप करके दीजिए, दोनों ग्रुप दीजिए। ग्रुप 4 पहले दे दीजिए, आपका इसमें फाइनल में 2 ग्रुप हो गया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही कहते हैं यहां पे। ग्रुप 1 पहले दे दीजिए, ग्रुप 2 पहले दे दीजिए, बाद में दीजिए, ग्रुप 2 पहले दीजिए, ग्रुप 1 बाद में दे दीजिए, दोनों ग्रुप एक साथ दे दीजिए, दोनों ग्रुप एक साथ दीजिएगा। अच्छा मार्क्स आएगा तो रैंक आएगा। इंडिविजुअल ग्रुप में कितने मार्क्स आ जाए, अलग अलग पास किए आप, आपको मिलने वाला नहीं है रैंक। ओके, तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेपर 6 जो होता है आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, वो ओपन बुक एग्जाम होता है। तो सीए फाइनल के ग्रुप 2 के पेपर 6 के अंदर ओपन बुक एग्जाम होता है। आप अपना नोट्स और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो एग्जाम सेंटर पे ले जाइए और वहां से उतार के पास कर जाइए। तो ये इतना आसान भी नहीं होता है, तब तो ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, बुक लाने दे रहा है। बताइए किस लेवल का क्वेश्चन होता है। बाकी एग्जाम्शन का जो 60+ बोले किसी पेपर में आ गया, तो आप और किसी पेपर में मान लो किसी का नहीं हुआ, तो अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको जिसमें 60 है वो देने की जरूरत नहीं है। अगर परमानेंट आप एग्जाम्शन चाहते हैं तो बाकी पेपर में क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। 40% वाला और एग्रीगेट होकर 40 हट जाएगा, 50 ही होना चाहिए। 50% मतलब मिनिमम होना चाहिए, बाकी ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जानकारी जो है सीए के प्रोसेस और सिलेबस। प्रोसेस में एक बात और ही देख लें हम लोग,
कि आपका फाइनल हो गया, रिजल्ट आ गया, आफ्टर पासिंग सीए फाइनल एग्जाम, फिनिशिंग ऑल ट्रेनिंग, अप्लाई मेंबरशिप, मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, फिर आपको मिल जाता है मेंबरशिप ऑफिशियली, आप सीए नाम अपने नाम के आगे लगा देते हो। ओके, तो मेन बेनिफिट्स में देखे ही कि सोसाइटी में काफी ज्यादा वैल्यू मिलता है सीए को, काफी जाना माना प्रोफेशन है। ये सब बात जो हम किए मेन बेनिफिट्स, दूसरा बात किए प्रोसेस, तीसरा बात किए सिलेबस, प्रोसेस सिलेबस साथ में बात किए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएमए की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट का नाम है आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग जैसे सीए में हम लोग देखें, स्टेप 1 में मेन बेनिफिट्स, स्टेप 2 के अंदर हम लोग देखें प्रोसेस और आर्टिकलशिप, और स्टेप 3 के अंदर देखें सिलेबस। तो एक्चुअली प्रोसेस, आर्टिकलशिप और सिलेबस माने प्रोसेस स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ डिस्कस हो गया, क्योंकि उस तरह से ही डिजाइन करना हमको उचित लगा, बताना उचित लगा। सेम सीएमए में भी वैसा ही चलेंगे। तो चलो सबसे पहले सीएमए का मेन बेनिफिट्स देखते हैं। तो सीएमए का भी जो बेनिफिट्स है, देखो एक्चुअली सीए का, सीएमए का, सीएस का जो मेन बेनिफिट्स है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसमें भी है क्या, हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक सीएमए को भी हाई सैलरी मिलता है, एक रैंक होल्डर है, कैंपस प्लेसमेंट है, तो 26 लाख 27 लाख तक का पैकेज जाता है, 10 12 11 लाख का पैकेज रहता है ऑन एवरेज। तो हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहता है, जॉब स्टेबिलिटी एंड रिसेशन प्रूफ है बाबू। जैसे सीए जब इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, किसी सेक्टर में क्राइसिस आता है, तो सीए का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, वैसे ही सेम सीएमए का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको कॉस्ट कंट्रोल करना होता है। कॉस्ट कंट्रोल का काम सीएमए का है, कॉस्ट अकाउंटेंट का है, तो और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। प्रैक्टिस, जैसे सीए अपना ऑडिट फर्म खोल सकते हैं, वैसे सीएमए भी अपना ऑडिट फर्म खोल सकते हैं। तो ऑडिट फर्म कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, इंटरनल ऑडिट कर सकता है अपना फर्म खोल के, जीएसटी कर सकता है, स्टॉक एंड रेवेन्यू ऑडिट। तो अपना फर्म खोल के इंडिविजुअल फर्म या पार्टनरशिप के अंदर या किसी सीए फर्म में पार्टनर बन के ये काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसका भी सीए की तरह वर्सेटाइल कैरियर रोल्स है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी काम करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में काम करता है, जीएसटी एक्सपर्ट माना जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, एमओए ड्राफ्ट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर इसको सिग्नेचर करने का सीएसीएमए ये सब का काम रहता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, एक्नॉलेजमेंट में लेना, और हाई सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट। जिस तरीके से एक चार्टर अकाउंटेंट का हाई सोशल रिस्पेक्ट होता है, स्टेटस होता है, सेम सीएमए को भी उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें तो सीएससीएमए बिल्कुल इक्वल वहां पे माना जाता है। तो इसके अंदर भी हाई सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करें अगर हम इसका प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है। जैसे सीए के अंदर दो तरीके से आप एंट्री कर सकते हो,
एक फाउंडेशन से एक डायरेक्ट एंट्री से, सेम चीज सीएमए में भी है। सीएमए में भी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो ग्रेजुएशन के थ्रू, और फाउंडेशन के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। फाउंडेशन के थ्रू सीएमए भी कर सकते हो, और सीएमए भी ग्रेजुएशन के थ्रू कर सकते हो। वैसे ही सेम सीएमए में भी आप फाउंडेशन रूट से जाइए और या आप डायरेक्ट रूट से जाइए। तो फाउंडेशन रूट की बात करें अगर, तो आपको सबसे पहला लेवल सीएमए फाउंडेशन। तो जैसे सीए का रजिस्ट्रेशन 10th के बाद करवा सकते हैं, सेम सीएमए का भी रजिस्ट्रेशन 10th के बाद ही करवा सकते हैं। सीए का एग्जाम 12th के एग्जाम के बाद दे सकते हैं। मार्च में एग्जाम हुआ, मई दे सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? मार्च में एग्जाम खत्म, आप मई में दे सकते हैं। रिजल्ट नहीं भी आया हो तो भी दे सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर्म फिल करते समय सबमिट कीजिए, एग्जाम दे दीजिए। सीएमए में एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद ही आप एग्जाम, रिजल्ट का वेट नहीं करना होता है। सीए वाले में चर्चा हो चुका है, सीएमए वाला में रिजल्ट आ जाता है तब आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है। और ऐसे भी सीए का एग्जाम तो फाउंडेशन और इंटर का साल में 3 बार होता है, जनवरी, मई और सितंबर। जबकि सीएमए का अभी 2 ही बार हो रहा है, जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। तो जून तक तो सारे 12th बोर्ड के रिजल्ट आ ही जाते हैं, तो आप 12th के रिजल्ट के सबमिट कीजिए और आराम से एग्जाम दीजिए। रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद ही ले लीजिए, 11th में लीजिए, 12th के बीच में ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये फाउंडेशन रूट से आप पास किए फाउंडेशन का एग्जाम और आ गए आप सीएमए इंटरमीडिएट में। तो सीएमए इंटरमीडिएट पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा फाउंडेशन का सिलेबस देख लें। तो सेम जैसे सीए फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, वैसे सीएमए फाउंडेशन में भी आपको 4 पेपर देखने को मिलता है। सीएमए फाउंडेशन के अंदर भी आपको 4 पेपर देखने को मिलता है। और सीए फाउंडेशन में आप देखिए, पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्टिव था और पेपर 3 पेपर 4 एमसीक्यू था। सीएमए के अंदर चारों पेपर एमसीक्यू है। हर पेपर 100 नंबर का है, 400 का एग्जाम है, मिनिमम 200 लाना है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है 40% है। सेम सीए वाला बात है। निगेटिव मार्क्स सीए में देखने को मिलता है, सीएमए फाउंडेशन में निगेटिव मार्क्स देखने को नहीं मिलता है। सीए फाउंडेशन में आप अगर एक गलत करते हो 0.25 मार्क्स आपका करता है, सीएमए में ये बात नहीं है ना, आपका मार्क्स निगेटिव मार्क्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें यही सीए फाउंडेशन का 4 पेपर है। 4 पेपर का नाम अगर देखो आप, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पहला पेपर, बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये सीएमए फाउंडेशन का हो गया सिलेबस। 4 पेपर, चारों पेपर क्या होगा, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप, निगेटिव नहीं होता है, एग्रीगेट होकर 50% होना चाहिए, इंडिविजुअली पेपर में 40% से या उससे ऊपर होना चाहिए। ओके, अब अगर आगे बढ़े हम लोग और सीए इंटरमीडिएट पे आए, तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर जब आप फाउंडेशन से सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं, तो सीएमए इंटरमीडिएट में आपका 2 ग्रुप होता है बाबू। जैसे सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप, वैसे सीएमए इंटरमीडिएट में भी 2 ग्रुप। वहां 3-3 पेपर है, यहां 4-4 पेपर है। वहां साल में 3 बार होता है, यहां साल में 2 ही बार होता है। और वहां भी सब्जेक्टिव है, यहां भी अब सारा पेपर सब्जेक्टिव है सीएमए इंटरमीडिएट का। सीएमए इंटरमीडिएट का भी आप एक एक ग्रुप करके दे सकते हैं, दोनों ग्रुप करके दे सकते हैं। दोनों ग्रुप देते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, रैंक आता है। अलग अलग ग्रुप देते हैं, जितना भी मार्क्स आ जाए रैंक नहीं आने वाला है, क्योंकि 2 ग्रुप देते हैं, उन्हीं का रैंक लिस्ट बनता है। सेम सीए वाला बात। और सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम आप फाउंडेशन पास किए, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन लिए और आप एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने से पहले आपको स्किल ट्रेनिंग जो करना होता है, लगभग 140 घंटे का मैंडेटरी 140 आवर ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग इसमें SAP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटा एनालिस्ट,
मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अपियरिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम। माने आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप दीजिएगा, देने के लिए तभी आप इलिजिबल हैं जब आपने ये 140 घंटे का ट्रेनिंग कर लिया है। जो सैप का और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डेटा एनालिस्ट है उसका आपने ट्रेनिंग कर लिया है, तो ही आप कर सकते हैं, दे सकते हैं सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम, है ना। सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम आप ये 140 घंटे का आर्टिकल से ट्रेनिंग करने के बाद ही दे सकते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, 4 पेपर होता है, ठीक है। आप अगर एक नजर देखना चाहें इसके सिलेबस पे, है ना, तो इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर। अगर एक एक ग्रुप की बात करें तो 4 पेपर 400 का मार्क्स मिनिमम 200, 4 पेपर 400 का मार्क्स मिनिमम 200, है ना। और 8 पेपर दे रहे हैं, 800 का एग्जाम मिनिमम 400, ठीक है। ये पेपर का नाम आप देख सकते हैं, लॉ एंड एथिक्स है पेपर 5, फाइनेंशियल अकाउंट है पेपर 6, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन है पेपर 7 में, पेपर 8 में कॉस्ट अकाउंटिंग है, पेपर 2 में ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, पेपर 10 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, पेपर 7 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिस्ट है, और पेपर 12 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आप सीएमए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप जहां निकाले, इसके पहले ये आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है 140 घंटे का। और एक जो डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट रूट है, वो आप फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सीएमए इंटरमीडिएट में आ जाइए। आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी स्ट्रीम से, फाइन आर्ट्स को छोड़ करके, फाइन आर्ट्स से आप ग्रेजुएट हैं तो नहीं कर सकते आप। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, या आप सीए इंटरमीडिएट पास हैं, या आप सीएस इंटरमीडिएट पास हैं, सेम यही बात होता है बाबू। सीए इंटरमीडिएट में भी थोड़ा सा पीछे चलें, अगर हम लोग की बातें बहुत सारी हैं, यहां पे भी लिखा नहीं है, बट डायरेक्ट एंट्री रूट में ग्रेजुएशन सीए वाले में भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एंट्री है ही। अगर आपका सीएमए इंटरमीडिएट हो रखा है, अगर आपका सीएस इंटरमीडिएट हो रखा है, तो भी आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ये बात है। और सेम बात सीएमए में भी है कि अगर आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखे हैं, सीएस इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखे हैं, तो आप डायरेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट में आ जाइए, फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन का एग्जाम्शन मिल गया। सेम बात सीए में भी है, सेम यहां पे भी सीएमए में भी है। ओके बच्चों, इंटरमीडिएट डायरेक्ट रूट से आ गए, वैसे ही आप ये ट्रेनिंग किए, एग्जाम दिए, पास किए, 8 पेपर का, एक एक ग्रुप दिए थे, एक एक ग्रुप करके पास किए आप। अब आ जाइए, बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। सीए के अंदर 24 महीनों का आर्टिकलशिप होता है, 24 मंथ का आर्टिकलशिप होता है सीए के अंदर। सीएमए के अंदर 15 मंथ का आर्टिकलशिप होता है, 15 मंथ का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं, किसी प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर या किसी रिकॉग्नाइज और मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसमें आपका 15 मंथ भी हो सकता है। सीए में क्या था, सीए फर्म में करना ही करना था पहला साल। दूसरे साल में चाहो तो आप 9 महीना या 12 महीना लास्ट वाला आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। सीए वाले में, सीएमए वाले में भाई आप फर्म में भी कर सकते हैं, और आपका किसी रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ओके, क्या अब सीएमए वाला सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर सकता है? हां, तब कर सकता है जब वहां पे एक डेजिग्नेटेड सीएमए मेंबर हो। जैसे कोई सीए फर्म है, उसमें अगर कोई डेजिग्नेटेड सीएमए मेंबर होगा, पार्टनर होगा उस फर्म में, उस सीए फर्म में, तो कोई सीएमए भी वहां पे आर्टिकलशिप कर सकता है। तो ये बात क्लियर है।
सीए वाला सीएमए फॉर्म में आर्टिकलशिप कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है। फिर आर्टिकलशिप आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप फाइनल में जाइए। फाइनल में भी सेम कहानी, दो ग्रुप है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, क्योंकि यहां पे इंटरमीडिएट में ग्रुप 1, ग्रुप 2, इंटरमीडिएट में फाइनल में ग्रुप 3, ग्रुप 4 बोलते हैं। सीए में इंटरमीडिएट में भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 बोलते हैं। ओके, यहां पे ग्रुप 3, ग्रुप 4 बोलते हैं फाइनल में। ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2 इंटरमीडिएट के अंदर हो गया, और ग्रुप 3, ग्रुप 4 किस में हो गया बोलो? फाइनल में हो गया। अगर आप देखें, आपको यहां दिखेगा, है ना? बिल्कुल, सीएम इंटरमीडिएट के अंदर आप देखें अगर, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 इंटरमीडिएट में, और फिर जब आप फाइनल में आइए तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4। तो सीए फाइनल में देखिए आप 3-3 पेपर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 में। सीएमए में बाबू 4-4 पेपर है, ग्रुप 3 में भी 4 पेपर है, ग्रुप 4 में भी 4 पेपर है, और पेपर 20 जो है ना, उसमें आपको 3 पेपर दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कोई एक चुनना होता है, एक ही चुनना होता है। तो 4 ही हुआ, 4 इधर है ना? 8 पेपर हुआ, 800 का एग्जाम हुआ, मिनिमम 400 लाना है, हर पेपर में 40% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कहानी हो गई आपकी सीएमए फाइनल की। ओके, एक 7 से 10 डेज का, 7 से 10 डेज का आपको आर्टिकलशिप फाइनल के दौरान ही ट्रेनिंग करना पड़ता है, फाइनल एग्जाम में अपियर होने से पहले। आईओटीपी, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो फोकस करता है आपके कॉर्पोरेट के स्टडी को समझने को लेके, और ये फाइनल एग्जाम में अपियर होने से पहले कंप्लीट करना पड़ता है। 7 से 10 दिन का होता है बाबू। आईओटीपी, इसमें भी 2 ट्रेनिंग हो गया। एक हो गया आपका इंटरमीडिएट एग्जाम देने से पहले स्किल ट्रेनिंग, जो 140 घंटे का देखे हम लोग, और यहां पे आ गया आईओटीपी। ठीक है, ये 7 डेज वगैरह का होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा होता है। हाँ, स्किल ट्रेनिंग जो सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम देने से पहले आपको करना पड़ता है, जिसका चर्चा हुआ, उसमें भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज फॉर्म से एग्जाम होता है, 100 एमसीक्यू रहता है, मिनिमम आपका 40 होना चाहिए, है ना? ये इसमें भी है आपका। और जब आप आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिए, सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर गए, तब आपको अब मेंबरशिप मिलेगा। आफ्टर पासिंग द सीएमए फाइनल एग्जाम एंड कंप्लीटिंग द फुल 15 month of practical training, you have applied for associate membership with ICMA to officially use the CMA designation। मतलब आप अपने नाम के सामने CMA लगा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई CMA की। अगला जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, अब बात जो हम लोग शुरू करने जाएंगे वो है CS की, कंपनी सेक्रेटरी की। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब इसके मेन बेनिफिट्स क्या है? मेन बेनिफिट्स में आपका डिफरेंसेस ज्यादा है नहीं, मेन बेनिफिट्स वही सब है। इसमें भी हाई सैलरी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। एक CS जो होता है वो ऑफिसर के रूप में किसी कंपनी में जॉब करता है, उसका भी सैलरी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, है ना? कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इसका भी पैकेज जो है 25 से 30 लाख के बीच में जाता है। और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ओवर 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा अगर किसी कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का क्या है, अगर पेड अप कैपिटल है तो भैया उसको CS रखना ही रखना है। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, जॉब ज्वाइन किए तो जॉब से स्टेबिलिटी रहेगा, रिसेशन प्रूफ, सेम बात है। मेकिंग द रोल हाई स्टेबल ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जब इकोनॉमी हमारा
डाउन टर्न चल रहा था, सीएस का मेन रोल हो जाता है बाबू। सीएस में मेन कहानी, मेन बेनिफिट्स में यही सब है। प्रैक्टिस कर सकते हैं ये भी, जैसे सीए ऑडिट करते हैं, सीएमए ऑडिट करते हैं, ये भी ऑडिट करते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट। सीए करता है स्टेचुअरी ऑडिट, सीएमए करता है कॉस्ट ऑडिट, और ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं। और ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करता है सीएस। कोई कंपनी का खोलना चाहते हो तो सीएस का हेल्प चाहिए ही चाहिए। वर्सेटाइल कैरियर होता है इसमें भी बाबू। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, की मैनेजरियल पर्सन, हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट्स, ये सारे प्रोफेशन, इस सारे वर्सेटाइल कैरियर रोल में सीएस फिट बैठता है। और हाई सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट होता है बाबू, है ना। एक सीएस का भी जो स्टेटस है ये किसी सीए और सीएमए से कम नहीं है बच्चों, है ना। तीनों का सोशल स्टेटस काफी हाई है। ओके, तो ये सब मेन बेनिफिट्स में आ गया आपका पॉइंट्स। यहां पे ये गड़बड़ है। अब आ जाइए प्रोसेस और सिलेबस। कंपनी सेक्रेटरी में भी एंट्री रूट 2 है, सेम कहानी, लेकिन यहां ना फाउंडेशन नहीं बोला जाता है बाबा। आफ्टर क्लास 12th सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है, सीएसईईटी। यहां फाउंडेशन को क्या बोला जाता है? सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो क्लास 12th के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं, मतलब रिजल्ट के बाद ही। आफ्टर क्लास 10th प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम कब दे सकते हैं आप? 12th के बाद। डायरेक्ट रूट में बिल्कुल आप अगर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, डायरेक्ट रूट है ये। 50% मार्क्स से ज्यादा आपको आना चाहिए, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है वो देने से आप बच गए। तो फाउंडेशन निकल गया। उसके बाद आप आ जाइए सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। अच्छा, थोड़ा इसका अगर सिलेबस फाउंडेशन का देखें तो इसमें भी सेम 4 पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है ना। एमसीक्यू इसमें एग्जाम है, 4 पेपर, 400 का एग्जाम। मिनिमम कितना लाना होता है बोलो? 200 लाना होता है। ये चारों पेपर आप देख सकते हैं। ओके, एमसीक्यू एग्जाम होता है। फाउंडेशन पास करने के बाद आप आ जाइए सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, लेवल 2। सीएस एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर होता है बाबू। पहला ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर। सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर आप अगर एग्जीक्यूटिव का देखें तो 7 पेपर है। पहला ग्रुप में 4 पेपर है, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर है। ये सब्जेक्टिव होता है बाबू, ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे सीएसईएमए में होता है, ये सब सब्जेक्टिव होता है बाबू। और इसमें आप देख रहे हैं तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। पेपर का नाम से आपको आइडिया लगेगा, है ना। जनरल लॉज आ गया, कंपनी लॉ आ गया, सेटिंग अप बिजनेस, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अब ये थोड़ा अकाउंटिंग वाला हिस्सा प्रैक्टिकल पार्ट है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, इसमें भी थ्योरी है। इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। तो यहां पे थोड़ा थ्योरी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका थ्योरी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, उसके लिए सीएस है बाबू। जिसका थ्योरी में तगड़ा इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट से नहीं, तगड़ा इंटरेस्ट है, उसी के लिए सीएस है, ठीक है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दीजिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें 21 महीने का होता है। सीए में 24 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। सीए में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 24 महीने का होता है। सीएमए के अंदर 15 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं, वो होता है। और सीएस में भी जो आर्टिकलशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 महीने का होता है। ओके, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है हमारा 21 मंथ का इंटर्नशिप अंडर ए प्रैक्टिसिंग सीएस और ए कंपनी रजिस्टर्ड विथ सीएस। तो किसी सीएस फर्म के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो,
या कंपनी जिसमें ICS है, अपॉइंटेड है, उसी कंपनी में आप इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप 21 महीने का कर सकते हो आप। उसी दौरान आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP 15 डेज का EEDP होता है और 15 डेज का क्लासरूम EDP फिजिकल आपको करना पड़ता है। EDP हो गया एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आपको CS का एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने से पहले ही ये कंप्लीट करना पड़ता है। ये 15 दिन का मतलब कंप्यूटर माध्यम से होता है, इंटरनेट माध्यम से होता है, और जो 15 दिन का होता है वो फिजिकली प्रेजेंट होना है। उसके बाद ही आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो मतलब एग्जाम है, जिसको जहां CA इंटर है, CM इंटर है, यहां क्या कहलाता है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ना, उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके बच्चों, फिर आप आ जाइए CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। यहां CS फाइनल नहीं बोला गया, जैसे CA फाउंडेशन, CA इंटर, CMA इंटर, CA फाइनल, लेकिन CS के अंदर बोला जाता है, CS फाउंडेशन को बोला जाता है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और फिर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर भी 7 पेपर होते हैं ग्रुप 1 में, 4 पेपर ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 में आपका 3 पेपर है ना, मतलब 4 पेपर 3 पेपर ऐसे करके 2 ग्रुप होते हैं, और एग्रीगेट होके 50 होना चाहिए, इंडिविजुअली 40%, वो सब सेम कहानी है। और CS प्रोफेशनल एग्जाम देने से पहले आपको मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो 15 दिन वर्किंग डेज का होता है, MSOP, वो आपको करना पड़ता है। जब आप ये करके, ये ट्रेनिंग MSOP करके 15 दिन का प्रोग्राम करके CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, आप पास करते हो फाइनल में, फिर आपको मेंबरशिप के लिए, आफ्टर पासिंग द प्रोफेशनल एग्जाम एंड कंप्लीटिंग ऑल ट्रेनिंग, you apply for associate member of CS ICS. Once approved, you are officially an associate company secretary ACS and can use CS defects, है ना। तो फिर आप अपने नाम में एसोसिएट CS लगता है, बाद में फिर CS लग जाता है। ओके, ये सब आपका हो गया CS का प्रोसेस और CS का सिलेबस। अगर फाइनल का देखना चाहें तो ग्रुप फाइनल में भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 4 पेपर 3 पेपर, इसमें थ्योरी वाला जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा होता है CS के अंदर। ओके, अब हम लोग जो अगला स्टेप पर बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ने जो बात किया अभी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, CA का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या था, मेन बेनिफिट्स, दूसरा जो था स्टेप प्रोसीजर एंड आर्टिकलशिप, और तीसरा था सिलेबस। CA CMA CS का तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब जो आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो बात है जॉब प्रोफाइल का। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, पोस्ट का क्या नाम होता है ना, कैंपस प्लेसमेंट, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग है ना कैंपस प्लेसमेंट का भी डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली यहां पे नहीं, कैंपस प्लेसमेंट का डिस्कशन सैलरी वाले टॉपिक, सैलरी वाले में होगा, सैलरी वाले में होगा कैंपस प्लेसमेंट का। ओके, तो चलो यहां पे हम लोग जॉब प्रोफाइल देखते हैं। जॉब प्रोफाइल को समझने के लिए हमने कैटेगरी बना दिया है, गवर्नमेंट PSU के अंदर, बैंकिंग फाइनेंस के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, पब्लिक के अंदर, और बिग 4, जो बिग 4 सुने होंगे आप। अगर कोई CA CMA CS बिग 4 कंपनियों में जॉब करता है तो ये बड़ा बात माना जाता है। मेनली बिग 4 जो है CA के लिए, बाकी इसमें CMA और CS भी जॉब करते हैं। बिग 4 कौन कौन है, डेलॉयट है, PwC है, EY है और KPMG है। ये 4 बिग 4 है जो भारत का सबसे टॉप 4 रेवेन्यू और प्रॉफिट में CA फर्म है। इसमें जॉब प्रोफाइल, इसमें भी जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट में CA का ऑडिट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के PSU में, जैसे कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, ये सब जो है आगे आएगा PSU का, हम लोग और जिक्र करेंगे सैलरी वाले में। तो ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, पॉलिसी एडवाइजर, ये सब जॉब प्रोफाइल होता है।
सीएमए का कॉस्ट अकाउंटेंट, बजट कंट्रोलर, इंटरनल ऑडिट सीएमए का जॉब प्रोफाइल होता है। और सीएस का होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। ये सब जॉब प्रोफाइल होता है किसमें? गवर्नमेंट या पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या होता है? सीए का जॉब प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, रिस्क मैनेजर होते हैं। सीएमए का क्या होता है जॉब प्रोफाइल? ये रिस्क एनालिस्ट होता है या क्रेडिट या रिस्क एनालिस्ट होता है। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट करता है, ये ऑडिटर का काम करता है। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिस्ट का काम करता है। और सीएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? बैंक एंड फाइनेंस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का काम करता है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का, मर्चेंट बैंकिंग का और कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर का काम करता है सीएस। ओके। उसके बाद बात करें अगर कॉर्पोरेट सेक्टर बस जैसे मान लो टाटा मोटर्स, रिलायंस, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया में जो फॉरेन कंपनियां हैं, वो सब के अंदर अगर बात करें तो सीए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल रखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं। सीएमए कॉस्ट कंट्रोलर या मैनेजर का काम कर सकते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल होता है। सीएफओ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो सीएमए भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट रिस्क मैनेजर का काम कर सकते हैं। फैक्ट्री फाइनेंस है ना, एग्जीक्यूटर का रोल अदा कर सकते हैं सीएमए। सीएस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर सकते हैं किसी कॉर्पोरेट हाउस में। कंप्लायंस ऑफिसर, बोर्ड एडवाइजर, मीटिंग मैनेजमेंट, ये सब का काम, जो बोर्ड वगैरह मीटिंग होता है ना कंपनी के अंदर, वो सब सीएससी मैनेज करते हैं बाबू। पब्लिक प्रैक्टिस, अगर अपना फर्म खोलता है तो किस तरह का काम करता है? तो सीए किस तरह का काम करता है? टैक्स कंसल्टेंट का काम करता है। स्टेचुअरी ऑडिट जो मेन ऑडिट होता है उसका काम करता है। पार्टनर एट अ सीए फर्म में एज ए पार्टनर काम करता है वो। तो स्टेचुअरी ऑडिटर होता है बाबू सीए, जो कंपनी का मेन ऑडिट होता है। कई ऑडिट होते हैं बाबू, कॉस्ट ऑडिट, स्टेचुअरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, है ना। तो जो मेन ऑडिट होता है वो स्टेचुअरी ऑडिट होता है। इसमें कंप्लीट अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ऑडिट होता है। वो काम किसके पास है? सीए के पास है। ओके। टैक्स कंसल्टेंट है, स्टेचुअरी ऑडिट का काम है, प्रैक्टिस पार्टनर एज ए सीए फर्म है। सीएमए का बात करें अगर, ये क्या करता है पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर, है ना, पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर सीएमए क्या करता है? तो स्टेचुअरी कॉस्ट ऑडिट मेनली, कॉस्ट ऑडिट का काम सीएमए का है बाबू। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जीएसटी सर्टिफिकेशन, ये काम करता है सीएमए। और सीएस क्या करता है पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर? सेक्रेटेरियल ऑडिट का काम करता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई कंपनी का मर्जर होना है, डिमर्जर होना है, तो वो काम में वो एक्सपर्ट होता है। एडवाइजरी, डॉक्यूमेंटेशन, सीएस जो होता है वो कंपनी का एक लीगल एडवाइजर होता है। वो कंपनी लॉ को घोड़ के पीआर आता है भाई, तो वो सारे कंप्लायंस वगैरह समझता है। तो अगर कंपनी को मर्जर कर रहे हैं तो सेबी का क्या गाइडलाइंस है, कंपनी एक्ट में क्या गाइडलाइंस है, वो सब उस एक्सपर्ट होता है। तो वो ये काम सब करता है। मर्जर डीमर्जर में वो ज्यादा पार्टिसिपेट रहता है। बिग फोर जो है डेलॉयट, पीडब्ल्यूएस और आपका ईवाई और केपीएमजी, ये सब में एक सीए क्या करता है टैक्सेशन का काम, ऑडिट एश्योरेंस का काम, एडवाइजरी कंसल्टिंग का काम। ये कुछ एग्जांपल हम लिखे हैं। एक सीएमए भी कर सकता है बिग फोर के अंदर काम, टैक्सेशन का, ऑडिट एंड एश्योरेंस का, कॉस्ट मैनेजमेंट का, कॉस्ट ऑडिट वगैरह का काम जो भी आएगा बिग फोर में वो करेगा सीएमए। कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज दे सकता है, लीगल कंप्लायंस, मर्जर एंड एक्विजिशन का काम। अगर दो कंपनी मर्ज हो रही है बिग फोर के अंदर, उसको काम मिला है ना, बिग फोर जो फर्म है उनको काम मिला है, तो सीएस उसमें मेन रोल अदा करेगा। तो ये सब जॉब प्रोफाइल हो गया। ठीक है। अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए, जिसका आप वेट कर रहे थे, है ना, जिसपे डिटेल में हमने चर्चा किया है, वो है सैलरी। भैया सैलरी क्या मिलता है एक सीए को, एक सीएमए को, एक सीएस को? सैलरी क्या मिलता है ना?
और इसको भी हम सेक्टर वाइज बताए हैं, तो ध्यान देना है, सेक्टर वाइज बताए हैं। जैसे मान लो टॉप महारत्न पीएसयू, भारत के अंदर जो टॉप महारत्न कंपनियां हैं, जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, सेल है, गेल है ना। जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सीआईएल है कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, ये सब टॉप महारत्न पीएसयू है। अगर उसमें कैंपस प्लेसमेंट होता है सीए का, ध्यान दो, सबका कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम यहां पे, पैकेज के अंदर, सैलरी के अंदर। तो जैसे हम यहां पे सेक्टर वाइज बांटे, पहले पीएसयू का, फिर प्रोमिनेंट नवरत्न या मिनी रत्ना पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंस, बिग फोर, और फिर अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट जो कैंपस प्लेसमेंट करती है, उसका भी बात हम लोग करेंगे। तो कैंपस प्लेसमेंट होता है अगर टॉप महारत्ना पीएसयू में, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इस तरह की कंपनियां जब कैंपस प्लेसमेंट में जाके रिक्रूट करती है सीए को, तो पैकेज जो होता है वो 11 लाख से 29 लाख तक में जाता है बाबू। जो रैंक होल्डर होते हैं उनका 29 लाख तक का पैकेज जाता है ना। तो 11 लाख से 29 लाख। अब कोई 11 लाख का भी पैकेज पा सकता है, कोई 12 लाख का भी, कोई 13 लाख का भी, कोई 15 लाख का भी, कोई 29 लाख का भी पैकेज ले सकता है। तो ये सब कंपनियां जो फ्रेशर है, ऐसे कैंपस प्लेसमेंट तो फ्रेशर की बात होगी, फ्रेशर में भी 29 लाख तक का पैकेज जाता है अगर टॉप महारत्न कंपनी की बात करें। सीएमए के अंदर 10.2 लाख एवरेज मिनिमम से लेके मैक्सिमम 26 लाख एलपीए, मतलब लाख पर एनम तक पैकेज जाता है। तो कितना गया? 10.2 एलपीए से 26 एलपीए तक गया। और सीएस का 15 एलपीए से 24 एलपीए, मतलब मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 एलपीए तक जाता है सीएस का कैंपस प्लेसमेंट। और वो भी किसके थ्रू करता है? टॉप महारत्ना पीएसयू। टॉप महारत्ना पीएसयू जो कैंपस प्लेसमेंट करती है, उसके अंदर ये पैकेजेस रहते हैं। सीए के अंदर 11 से 29 लाख का पैकेज होता है, सीएमए के अंदर 10.2 से 26 लाख तक का पैकेज होता है, सीएस का 15 से 24 लाख तक का पैकेज होता है। कैंपस प्लेसमेंट फ्रेशर बच्चों, फ्रेश बच्चों का जो अभी एग्जाम क्वालिफाई किए उनके लिए। और जो मिनी रत्ना पीएसयू है, जैसे वीईएल, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, एचएएल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक्चुअली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वीईएल, एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीएसएनएल है ना, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, आईआरसीटीसी है ना, एससीसीआई है, ये सब कुछ कंपनियां जो मिनी रत्ना पीएसयू में आता है, अगर वो कैंपस प्लेसमेंट करती है तो सीए का क्या पैकेज रहता है? तब 8 लाख से 21 लाख के बीच में रहता है। 8 लाख और मैक्सिमम 21 लाख तक जाता है सीए का। और सीएमए का क्या रहता है? 8 लाख से 18 लाख तक जाता है इसका। 8 लाख से 18 लाख तक ये तरह की कंपनियां हायर करती हैं। और सीएस की बात करें तो 8 लाख से 18 लाख तक इनका भी रहता है। जो मिनी रत्ना कंपनियां हैं भारत सरकार की, है ना, वो कैंपस प्लेसमेंट करती है, तो ये पैकेजेज रहता है। अब बात करें अगर पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसमें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आरबीआई, ये सब अगर कैंपस प्लेसमेंट में जाती है तो ये कितना पैकेज देती है? 8 लाख से 18 लाख तक का पैकेज जाता है। सीएमए के अंदर 8 लाख से 16 लाख का पैकेज जाता है, और सीएस के अंदर भी 8 लाख से 15 लाख तक का पैकेज जाता है। ओके बच्चों, अब बिग फोर कंपनी की बात, बिग फोर फर्म की बात करें, अगर डेलॉयट, पीडब्ल्यूएस, और केपीएमजी की बात करें, तो अगर फ्रेशर को रिक्रूट कर रहा है कैंपस प्लेसमेंट में, तो सीए को पैकेज जो देता है वो 8.5 लाख से 13.5 लाख पैकेज देता है। अगर सीएमए की बात करें तो 8 लाख से 11 लाख का पैकेज होता है, और सीएस की बात करें तो 8 लाख से 10 लाख तक का पैकेज होता है। हाँ, अब बात यहां हम फ्रेशर का ही बात की। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप 10 साल 15 साल का आपका तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आप सीए सीएमए, तो आपका करोड़ों में पैकेज जाता है बाबू।
आप अगर आप सीए हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये फर्म आपको पार्टनर बनाएगी और प्रॉफिट में हिस्सेदारी देगी और सैलरी के रूप में करोड़ों का सैलरी रहेगा बच्चों। तो ये देख के ये नहीं, ये तो फ्रेशर है ना, ये तो फ्रेशर का बात, सैलरी का बात किए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ज्वाइन किए 12 लाख से, 5 साल के अंदर आपका 25 लाख होगा, 10-15 साल के अंदर आपका 50 लाख पैकेज होगा। आज के डेट के अनुसार हम बता रहे हैं, करोड़ों तक पैकेज जाता है। ओके, अब है रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी बाय इंस्टीट्यूट। जो कंपनी, जो इंस्टीट्यूट जो आईसीएआई कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती है। क्या ऑर्गेनाइज करती है? कैंपस प्लेसमेंट। तो सीए का जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है नवंबर 24 में 2968 फ्रेश सीए का कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब दिलवाया गया है। ठीक है, ये कैंपस प्लेसमेंट है, बाकी जॉब तो मिलते ही रहता है, हर कंपनियों में वैकेंसी आती रहती है, आप अपना रिज्यूम दीजिए, जॉब पाइए। और ये तो एक सिंपल डेटा हम दे रहे हैं आपको। और मई 25 के अंदर 2158 का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। सीएमए की बात करें तो दिसंबर 2024 का डेटा है, मेन कैंपस प्लेसमेंट 324 बच्चों का हुआ है, और ऑफ कैंपस जिसमें इंस्टीट्यूट हेल्प की है 1847 सीएमए का, फ्रेश सीएमए का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। जो टॉप महारत्नम कंपनी है, मिनी रत्नम कंपनी है ना, पीएसयू सब जो भी है आपका, जो बिग 4 है, वो सब कैंपस प्लेसमेंट में आती है। और सीएस के अंदर नवंबर 25 में लगभग 74 का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, 74 का। ओके, तो सीएस में नॉर्मली बच्चे बहुत ही कम रहते हैं। ओके, अभी हम डेटा की बात करेंगे। तो ये सब बात जो हम लोग किए, ऊपर सैलरी का बात किए, और हम लोग कैंपस प्लेसमेंट के अंदर कितना रिक्रूट होता है, एक डेटा पिछले 1-2 अटेम्प्ट का उठा के हम आपको शेयर किया आपसे। ओके, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, वो है जनरल इंफॉर्मेशन। जो बेसिक जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए, नहीं भी होती है तो इसमें कोई ये नहीं होता है, लेकिन जनरल नॉलेज है, चलो पता चल जाए तो अच्छा ही है। तो इंडिया में अभी टोटल 4,30,000 के आसपास, 4,30,000, 4,35,000 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये मार्च 2026 में एस्टिमेशन सीए है 4,30,000। इंडिया में अभी 4,30,000 सीए है एट प्रेजेंट। और स्टूडेंट बेस जो है 10 लाख, मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल में जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है 10 लाख का स्टूडेंट बेस है। और जो विकसित भारत का संकल्प है, सपना नहीं संकल्प, उसके अंदर 30 लाख रजिस्टर्ड सीए, 30 लाख रजिस्टर्ड सीए होने चाहिए 2047 तक। ये एस्टिमेशन है आईसीएआई का, 30 लाख सीए होने चाहिए 2047 तक, जब हम लोग को क्या करना है बोलो, विकसित भारत का सपना पूरा करना है। अभी इंडिया में लगभग 1 लाख क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, 2026 का डेटा है। 6 लाख स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट लेवल पे, फाउंडेशन इंटर फाइनल पे। और 2024 तक एम ये है कि 10 लाख रजिस्टर्ड सीएमए होने चाहिए, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। और सीएस की बात करें अगर, तो एट प्रेजेंट 79,000 से 80,000 सीएस हैं जो क्वालिफाइड मेंबर अभी हैं। कितने हैं? 79 से 80,000, 2026 का डेटा है। 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, वेरियस स्टेज के अंदर 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। और 2047 का जो टारगेट है उसमें 2.4 लाख रजिस्टर्ड सीएस होने चाहिए, तभी विकसित भारत का संकल्प हम लोग का पूरा होगा। क्योंकि सीए, सीएमए, सीएस का रोल बहुत ज्यादा है
जो हमारा देश विकसित होगा, डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, तो एक सीएस सीएमए सीएस का रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल में से एक रोल है। तो आप बच्चे, आपको हम सारा डिटेल बताए सीए के विषय में, सीएमए के विषय में, सीएस के विषय में। अब कुछ जानकारी जो हम आपसे शेयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ये तो जानकारियां थी कि आपके लिए सीए बेहतर है, सीएमए बेहतर है, सीएस बेहतर है। तो हमने पहले ही बोला था कि बच्चा लोग ये सवाल आके पूछता है कि सर सीए बढ़िया है, सीएमए बढ़िया है या सीएस बढ़िया है। जनरली बच्चा लोग आता है और पूछता है सर सीए बढ़िया है, सीएमए बढ़िया है या सीएस बढ़िया है। तो हम उसको बोलते हैं देखो बच्चा, तुम्हारा सवाल ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। बच्चा हैरान, भाई क्वेश्चन ही गलत है? हाँ क्वेश्चन ही गलत है। ये तीनों इंस्टीट्यूट स्टेचुरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बनाकर ये सीए सीएमए सीएस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। तीनों बेहतरीन है, तीनों शानदार है, तीनों में ब्राइट फ्यूचर है, तीनों में जॉब सिक्योरिटी है, जो मेन बेनिफिट्स देखे सब में कॉमन पॉइंट्स था। सवाल यह होना चाहिए आपका कि आपके लिए क्या बढ़िया है, सीए बढ़िया है, सीएमए बढ़िया है, सीएस बढ़िया है। तो ऑन एवरेज जो टाइम लगता है सीए करने में, सीएमए करने में, सीएस करने में, सीए करने में ऑन एवरेज 4.5 से 5 साल लगना है, मिनिमम लगता ही लगता है। सीएमए आप 4 साल के अंदर कर सकते हैं और सीएस में भी 4.5 साल लगता है। तो सीएमए में सबसे कम समय लगता है। तो अगर आपको सबसे कम समय में कुछ जीवन में करना है तो वो सीएमए बेस्ट ऑप्शन है। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है तो सीए भी कर सकते हैं आप, सीएस भी कर सकते हैं आप। आपका थ्योरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएस कर सकते हैं। अगर थ्योरी से आपको बड़ा डर लगता है, एक पेज रखने में पसीने निकल जाते हैं, तो सीएस आपके लिए सही नहीं रहेगा। फिर आप सीएस सीएमए में चूज कीजिए। और तीनों प्रोफेशन बेस्ट है, तीनों में जॉब सिक्योरिटी है, तीनों में वर्सेटाइल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, तीनों के अंदर आप अपना फर्म खोल सकते हैं, तीनों के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, तीनों के अंदर आप पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपका अगर प्रैक्टिकल अप्रोच तगड़ा है, प्रैक्टिकल में आपका बहुत ज्यादा मन लगता है, थ्योरी में थोड़ा कम, तो सीएमए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो टाइम देखिए, या प्रैक्टिकल वाला बच्चा में सबसे बेहतरीन है सीएमए। अगर प्रैक्टिकल थ्योरी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थोड़ा थ्योरी, तो सीए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है भाई। हाँ, एग्जाम टफ होता है थोड़ा सा सीए का। सीएमए का एग्जाम थोड़ा सा सीए के रिस्पेक्टिवली आसान रहता है, और सीएस तो प्योर थ्योरी है भाई साहब। टफ आसान का तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि भाई जब थ्योरी है तो याद तो करना पड़ेगा। तो हम तो, मेरे हिसाब से तो नॉर्मली बच्चों के लिए वो टफ ही होता है नॉर्मली। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रख के ही आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। बाकी कोई बच्चा अगर हमसे पूछने आता है, हम बोलते हैं सीएससी में दोनों में रजिस्ट्रेशन ले लो, बाद में सीएससी में बन जाओ, बाद में सीएस भी कर लेना, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। और एक बार पढ़ लेते हैं आप, एक बार कुछ बन जाते हैं तो आपको फिर उसके लिए क्लास करने की जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप देखे ही कि सीए इंटर में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, अगर आपका सीएमए इंटर या सीएस इंटर निकल चुका है तो आप सीएमए इंटर में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। जब आपका सीए इंटर और सीएस इंटर हो चुका है तो सेम बात सीएस में भी है ना। और ये सब बच्चे बेहतरीन कोर्स है,
ब्राइट फ्यूचर है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का टेंशन नहीं है। तो इस कोर्स से जुड़िए, ईमानदारी से जुड़िए, कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और आसान तो नहीं है ना कोई भी चीज, इंडिया जैसे देश में कुछ भी बनना आसान नहीं है। तो ऐसी ही जानकारियां, डिटेल जानकारियां प्राप्त करने के लिए पेसिंग कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बच्चे सच में कंफ्यूज हैं। फिर आगे मुलाकात होती रहेगी नई जानकारियों के साथ। और पेसिंग कॉमर्स क्लासेस सीए सीएमए की पढ़ाई करवाता है, 11th 12th से करवाता है, इसलिए पेसिंग कॉमर्स क्लासेस से बेहद ही कम एज में बच्चे सीए सीएमए बन रहे हैं। चलो मिलते हैं हम लोग आगे और लेक्चर में, वीडियोस में। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। कोई तरह का डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जब भी हमको समय मिलेगा हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। चलो मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखो और लक्ष्य तय करो और लक्ष्य में लग जाओ। ऑल द बेस्ट।